हेलो स्टूडेंट। बेटा हम लोग आइसोमेरिज में पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज में हम लोगों ने चैन पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा था, मेटामर्स पढ़ लिया था और टाटोमर्स पढ़ लिया था। आपको याद है ना सारी चीजें? ठीक है, चलो बेटा, तो CPMT हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे क्या पढ़ना है? F और R, मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म और फिर रिंग चैन आइसोमेरिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अगले आइसोमर्स को। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या पढ़ना है बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो बड़ा ही आसान है भाई कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्या। देखो बेटा, देखो आपको याद होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप लिखाए थे। ठीक है, चलो भाई आपको बताना है। CN, हाँ साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, याद है? CHO एल्डिहाइड, CO को क्या बोलते हैं? कीटोन, COOH को क्या बोलते हैं? एसिड, याद है ना बेटा सारी चीजें। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते थे? हेलोजन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो देखो भाई ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जैसे मैं एक फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा बेटा CH3CN, ध्यान देना मैंने लिख दिया CH3CN, ठीक है, और एक दूसरा लिख दिया मैंने CH3NC। एक ये कंपाउंड लिखा बेटा CH3CN और दूसरा लिखा CH3NC। नाम तो आपको पता है ना, CH3 को क्या बोलते हो? मेथिल, और CN को क्या बोलते हो? साइनाइड। तो नाम हो गया बेटा मेथिल साइनाइड। यहां की बात करें CH3NC, तो इसे क्या बोलोगे बेटा? मेथिल आइसोसाइनाइड। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहीं पर। जैसे मैंने ले लिया बेटा CH2CH2CHO, ये ले लिया बेटा CH3CH2CHO। यहां पे देखो CH3CH2CHO क्या एल्डिहाइड है? बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा क्या है? एल्डिहाइड। देखो एक और कंपाउंड यहीं पे लिख रहा हूं मैं CH3COCH3। क्या लिखा बेटा? CH3COCH3। अब बताओ CO ग्रुप है तो क्या है यहाँ पे? कीटोन है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, चलो पहले इन दोनों की बात करें। इसमें कार्बन काउंट करो, क्या 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन। यहां पर भी बेटा एक और एक, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। यहां पे देखो बेटा इस क्वेश्चन में 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। यहां पर भी 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मतलब चाहे मैं इन दोनों की बात करूं चाहे इन दोनों की बात करूं, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, वेरी गुड बेटा। क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम है। इतना क्लियर। अब आप मुझे बताओ, मैंने बताया था कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते थे बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद करो, देखो भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें भी देख लो बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब भाई क्या है कि दोनों के पास कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? दोनों के पास कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब दोनों क्या है? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है? सेम है। बस डिफरेंस किसका है? इनके फंक्शनल ग्रुप का। देखो बेटा, एक साइनाइड है तो दूसरा क्या है आपका? आइसोसाइनाइड। यहां की बात करूं, एक एल्डिहाइड है तो दूसरा क्या है बेटा? यहां पे कीटोन। मतलब क्या इनका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है भाई। एक साइनाइड है तो एक आइसोसाइनाइड है बेटा, एक एल्डिहाइड है तो दूसरा क्या है आपका? कीटोन है। तो डेफिनेशन क्या बना बेटा? 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेरी बात ध्यान से समझना, 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है। मतलब उनका जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो अलग अलग होना चाहिए। तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है? आपकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, 2 or more organic compound having same molecular formula but different in their functional group। देखो बेटा, एक साइनाइड है तो दूसरा क्या है? आइसोसाइनाइड। यहां पे देखो बेटा, देखो 2 या 2 से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। मतलब एक CHO है और एक कीटोन है, मतलब दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा?
अलग अलग, तो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, और ये पूरी घटना आपके क्या कहलाएगी बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं कि भाई फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है। तो यहां पे लिख सकते हो बेटा, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू और more organic compound having same molecular formula, having same molecular formula, having same molecular फार्मूला। मेरी बात समझ रहे हो, दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट इन दियर, बट डिफरेंट इन दियर, but different in their functional group, but different in their functional group, called functional isomers, called functional isomers, called functional isomers, and this phenomena, and this phenomena is called functional isomerism, and this phenomena is called फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो। मतलब एक साइनाइड है तो दूसरा क्या है, आइसोसाइनाइड, एक एल्डिहाइड है तो दूसरा क्या है आपका कीटोन, क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, और ये पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी करो। चलो बेटा देखो, हम लोगों ने CPMTF एफ कंप्लीट कर लिया। बेटा देखो, ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप में मैंने बताया साइनाइड और आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, बहुत सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे बेटा एसिड और एस्टर, मेरी बात समझ रहे हो, एसिड और एस्टर क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। तो यही चीज है, मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अगर उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है, तो वो कहलाएंगे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स, और ये पूरी घटना आपकी क्या कहलाएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, CPMTF के बाद आगे क्या आता है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। क्या आता है भाई, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। देखो ध्यान देना, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अब देखो यहां पे क्या है, आपको क्या चीजें सीखनी बेटा रिंग चैन आइसोमेरिज्म में। देखो भाई, इसे सीखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगी। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, याद आया? ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक है, देखो बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में मैंने क्या बताया था आपको, फार्मूला क्या बताया था? हाँ बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करा दे रहा हूं, आपको याद होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल, मतलब जैसे मैं बेटा इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करूं इस कंपाउंड की, तो भाई देखो क्या ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, तो भाई एक सिग्मा और एक पाई है, मतलब देखो बेटा एक पाई बॉन्ड है और पूरा पूरा एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो एक पाई बॉन्ड हो गया और एक साइकिल हो गया, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ गई बेटा, 2। देखो भाई, जिसको ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये हो गया, या फिर जैसे मैंने बेंजीन दे दिया, यहाँ पे इसकी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बतानी है, तो बताओ बेटा इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी। यहाँ पे देखो क्या एक, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं बेटा, 3 पाई बॉन्ड है और एक पूरा पूरा एक साइकिल है, तो बेटा 3 पाई बॉन्ड और एक साइकिल, टोटल कितने हो गए, 4। तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ जाएगी, 4। मतलब सिंपल से एक फार्मूला बताया था वहां पे, बहुत डिटेल में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी हमने करवाए थे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल,
बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो भाई, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप सीख गए ना बेटा, तो आप यहाँ पे सीख सकते हो कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है। देखो भाई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि उस ऐसे आइसोमर्स जो मतलब किससे बिलोंग करने चाहिए, रिंग, मतलब एक हो सकता है ओपन चेन हो और दूसरा क्या हो बेटा, रिंग हो। जैसे देखो, मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे देखो, एक ये साइकिल दे दिया, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन दोनों को देखो, इन दोनों कंपाउंड को देखो और बताओ क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? क्या भाई एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? या फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, आप इस क्वेश्चन को देखो और आपको बताना है 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा ये दो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, आपको इन दोनों को देख करके बताना है बेटा कि ये कौन से आइसोमर्स हैं। देखो भाई, एक तो आपका रिंग है और एक क्या है, ओपन चेन। यहां पर भी देखो बेटा, एक रिंग है और एक क्या है आपके पास, ओपन चेन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। पहले मुझे बताओ इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? हाँ वेरी गुड। क्या बेटा इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ जाएगी, 1। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहाँ पे देखो कोई साइकिल नहीं है, क्या डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? तो भाई एक सिग्मा और एक पाई, तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ रही है बेटा, 1। कितनी आ रही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ रही है, 1। यहाँ पे देखो भाई, एक साइकिल नजर आ रहा है, तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है बेटा सॉरी, इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 1। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो एक सिग्मा और एक पाई है, तो बेटा पाई होने की वजह से इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ जाएगी, 1। क्योंकि मैंने बताया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ साइकिल। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको बेटा, कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अब देखो भाई, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 और 1 2, मतलब क्या यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा होगा, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा होगा। ध्यान देना बेटा, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगा होगा और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो बेटा काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। क्या 4 कार्बन है, 2 2 4 2 6 और 2 8। कितने हाइड्रोजन है बेटा आपके पास, 8 हाइड्रोजन। 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। यहां की बात करें, ये जो कार्बन है कितने बॉन्ड बना चुका है, 2। यहां पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 2। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 और 1 3, तो यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा, 1। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 और 1 2, भाई 4 बना सकता है, 2 बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर होंगे और यहां पर कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, 3। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो भाई यहां पर भी कार्बन 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करो बेटा, 2 1 3 2 5 और 3 8। क्या इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन सेम है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या है, दोनों की सेम है। सिर्फ फर्क किसका है, एक बेटा ओपन चेन है और एक आपका साइक्लिक है। तो भाई क्या हो, उसकी अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हो, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, कंपाउंड क्या हो, एक साइक्लिक हो और एक ओपन चेन हो, मतलब एक रिंग हो और एक क्या हो, ओपन चेन हो, और अगर दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम आ रही हो, दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम आ रही हो, तो इस टाइप के आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के रिंग चैन आइसोमर्स। मेरी बात समझ रहे हो? क्या होगा बेटा, एक दूसरे के रिंग चैन आइसोमर्स। तो बताओ भाई, ये दोनों कंपाउंड क्या एक दूसरे के बेटा रिंग चैन आइसोमर्स हैं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी दोनों की सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रिंग चैन आइसोमर्स। मैं यहाँ की बात करूं, क्या बेटा यहाँ पर भी 6 मेंबर की रिंग है, 6 कार्बन है, इन दोनों का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेना, दोनों का क्या है, सेम है, और दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के बेटा क्या होंगे, रिंग चैन आइसोमर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के रिंग चैन आइसोमर्स। अब देखो ध्यान देने वाली चीज क्या है कि आपको याद क्या रखना है इसमें,
पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि कंपाउंड एक साइक्लिक होना चाहिए, एक ओपन चेन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि इनकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम है। तो मैं सीधे एक लाइन लिख रहा हूं बेटा यहां पे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम। मतलब एक अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, एक ओपन चेन है और उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम आ रही है बेटा, तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, आप इन्हें कॉपी करो। चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने चैन, पोजीशन, रिंग, मेटा, टाटो, फंक्शनल सारी चीजें कंप्लीट कर ली। देखो बेटा इसी आइसोमर्स में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ही कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स पूछा जाता है कि भाई कंपाउंड दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा C4H8O या फिर दे दिया जाएगा बेटा C3H9N, मतलब एमीन के आइसोमर्स पूछे जा सकते हैं, एल्केन के आइसोमर्स पूछे जा सकते हैं, एल्डिहाइड के पूछे जा सकते हैं, कीटोन के पूछे जा सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो, एल्कोहल के पूछे जा सकते हैं, ईथर के पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई ये आइसोमर्स हम लोग कैसे बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, तो वही चीजें हम सिखाने जा रहे हैं आपको। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान। कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर्स। भाई आइसोमर्स का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि किस कंपाउंड में कितने आइसोमर्स बनेंगे। आप याद करो बेटा, सबसे पहले मैं चैन और पोजीशन आइसोमर्स की बात कर रहा हूं। आपको याद होगा जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा यहां पे देखो बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया C4H10, आपको याद है, ठीक है, यहां पे ध्यान देना। देखो बेटा आपके पास C4H10 है, क्या है भाई, C4H10, नाम क्या है इसका, ब्यूटेन। भाई एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, तो इसका नाम क्या है बेटा, ब्यूटेन। मेरी बात ध्यान से समझना। आपको याद होगा जब मैंने चैन आइसोमर्स बताया था, तो देखो भाई ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो बेटा 4 कार्बन को अरेंज करो, देखो मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। क्या एक बनता था आपका नॉर्मल ब्यूटेन, क्या बनता था, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। एक और इसी की बात करें, ब्यूटेन में ही CH3, CH3 एंड CH3, याद आ रहा है बेटा, इसमें क्या बनता था आपका आइसोब्यूटेन, क्या बोलते थे इसे, आइसोब्यूटेन। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं, आइसो क्यों लगाते थे, याद आ रहा है कुछ, हाँ, अगर सेकंड वाले कार्बन पर अगर CH3 लगा हुआ है तो नाम के आगे क्या लगा देते थे बेटा, आइसो। तो एक बनता था आपका नॉर्मल ब्यूटेन और एक बनता था आपका आइसोब्यूटेन। तो अगर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, कि भाई C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ध्यान देना बेटा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, तो आप बोलोगे कितने, 2। देखो बनाने के लिए नहीं आएगा आपके एग्जाम में कि मुझे बना के दिखाओ, अगर हाँ आप बोर्ड दे रहे हो, बोर्ड का पेपर दे रहे हो बेटा, तो आपको बनाना पड़ेगा कि नॉर्मल ब्यूटेन और क्या है आपका आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा C4H10, तो आप बोलोगे कि भाई ये ब्यूटेन है और इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल, तो कितने बोलोगे बेटा, 2, ठीक है। अब अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं C4H10 की जगह पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा C5H12। अगला क्वेश्चन है, आप लोग लिखो C5H12 के टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे, C5H12 नाम क्या है बेटा, पेंटेन, नाम क्या है, पेंटेन, देख लो भाई नाम क्या है इसका, पेंटेन। तो C5H12 के टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे। देखो भाई जैसे आपने ब्यूटेन काउंट किया ऐसे आप पेंटेन भी काउंट कर सकते हो। जैसे देखो बेटा पेंटेन की बात करें तो पहले आप नॉर्मल पेंटेन बनाओगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। देखो बेटा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। यहां पे देखो नॉर्मल पेंटेन हो गया N
पेंटेन, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बेटा, एन पेंटेन। आइसो अगर आपको बनाना है भाई, आइसो बनाना है तो देखो CH3, दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगाना पड़ता है बेटा, CH3, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट एंड पेंट, बेटा इसका क्या नाम हो जाएगा आपका, आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। बोलो भाई, ठीक है। आगे बात करें बेटा, पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक होता है बिल्कुल नया जिसका नाम भी है नियोपेंटेन। क्या नाम है बेटा, नियोपेंटेन। क्या है भाई, नियोपेंटेन। ध्यान देना, इसके चारों जो ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन के, वो किससे जुड़े होने चाहिए, CH3 से। तो इसे क्या बोलोगे आप, नियोपेंटेन। तो अभी मैंने जैसे बोला कि C4H10 के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो बोलोगे 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक सॉरी, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। बेटा जब मैं पेंटेन की बात करूंगा तो पूछा जाए पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, स्ट्रक्चरल, ध्यान देना, स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूं, तो कितने बनेंगे बेटा, इसमें टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। एक बन रहा है आपका नॉर्मल पेंटेन, दूसरा बन रहा है आपका आइसोपेंटेन और तीसरा बन रहा है आपका नियोपेंटेन। मेरी बात समझ रहे हो। तो कभी भी आपसे ब्यूटेन पूछा जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। कभी आपसे पेंटेन पूछा जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। बोलो बेटा, ये आप कॉपी कर लो, ठीक है। देखो ध्यान देना, आगे बात करता हूं, कॉपी कर लिया, ठीक। देखो भाई, देखो हमेशा हमेशा आप बेटा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको 11th या 12th पास करना है, ठीक है, तो बेटा आपको ये स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और बस अगर आप ब्यूटेन से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा पेंटेन पूछ लिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला आपके एग्जाम में। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या IIT की तैयारी कर रहे हो, तो बेटा आपके एग्जाम में ये कभी बनाने के लिए नहीं आएगा। हमेशा पूछा जाएगा कि C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, C5H12 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखो बेटा, उसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखो आप हमेशा स्ट्रक्चर तो बना नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है वहां आपके पास, तो आप कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट करोगे। तो देखो बड़ी आसान सी ट्रिक है। देखो बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया C4H10 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ, C5H12 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ, C6H14 के टोटल आइसोमर्स बताओ, ठीक है। और उसके बाद C7H16 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ। देखो आगे 8 पे 18 बनते हैं, 9 पे 35 बनते हैं, 10 पे 75 बनते हैं। बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसे ठीक है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप याद करो C4H10 अभी हमने काउंट किया, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते थे, 2। एक क्या बनता था, नॉर्मल ब्यूटेन, और एक क्या बनता था बेटा, आइसोब्यूटेन। अभी हमने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आपको दिखाया है कि C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, तो बोलोगे 2। एक स्ट्रक्चरल मतलब एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अब बात करूं मैं पेंटेन की, तो देखो बेटा कितना आसान सा ट्रिक है। देखो कितना आया, 2, यहां पे 2 लिख लो, यहां पे 2 लिखो। देखो भाई, पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकाले, जितना आया हो ब्यूटेन में वो लिख लो। यहाँ पे 2 लिखा, बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओ और 1 माइनस करो। कितना आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ, 4, 4 माइनस 1, बताओ भाई कितने आए, 3। बताओ बेटा, क्या पेंटेन में 3 आइसोमर्स आ रहे थे स्ट्रक्चरल, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। बोलो इतना क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं C6H14 की। अब काउंट नहीं करना है, सिर्फ ट्रिक लगानी है। कितना आया बेटा पेंटेन, 3, यहाँ पे लिखो 3। अब बेटा क्या करो, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस करो। बोलो कितना है बेटा, 3 2 जा 6 माइनस 1 कितने आ जाएंगे, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आ जाएंगे, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब मैं बात करूं C7H16 की, तो बताओ भाई यहाँ कितना आया, 5, तो यहाँ लिखो 5। मल्टीप्लाई किससे कराओगे बेटा, 2 से, माइनस कितना करोगे, 1। बेटा सॉल्व कर लो। देखो भाई कितना हुआ, 5 2 जा कितना हुआ, 10, 10 माइनस 1 कितने हुए, 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाएंगे। बोलो आसान है, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूं।
बेटा C4H10, जैसा कि मैंने ब्यूटेन आपको काउंट करके सिखा दिया कि एक नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा और एक आइसोब्यूटेन बनेगा। बेटा नॉर्मल और आइसो बनाने के बाद, नॉर्मल ब्यूटेन बना लिया, आइसोब्यूटेन बना लिया, उसके बाद फिर कितना आया बेटा 2। फिर अगला जब पेंटेन आपको काउंट करना है तो 2 यहां पे लिख लो 2, और उसमें 2 से गुणा कराओ -1 कराओ, मतलब हमेशा सब में 2 से गुणा कराना है। तो 2 से गुणा करा दिया और -1 करा दिया, 3 आ गए। अब बेटा जब हेक्सेन का बताना है तो यहाँ पे 3 लिखो, 2 से फिर मल्टीप्लाई कराओ, 1 माइनस करो, 5 आ गए। फिर बेटा जितना आया उसे लिखो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 माइनस कराओ, फिर इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गए। बताओ भाई, तो C4H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2, C5H12 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3, C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5, C7H16 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 9। ठीक है, बोलो कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आसान है। ठीक है, तो आप इन्हें कॉपी करो। देखो बेटा, हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट कर लिया। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो जैसे बेटा मैं फंक्शनल आइसोमर्स की बात करूं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, जैसे एल्डिहाइड आइसोमर्स कितने बनेंगे, कीटोन आइसोमर्स कितने बनेंगे, या एल्कोहल आइसोमर्स कितने बनेगा, ईथर कितना बनेगा, या बेटा कितने प्राइमरी एल्कोहलिक आइसोमर्स बनेंगे, कितने सेकेंडरी एल्कोहलिक आइसोमर्स बनेंगे, या पूछो कि कितने प्राइमरी एमीन आइसोमर्स बनेंगे, कितने सेकेंडरी एमीन आइसोमर्स बनेंगे। तो देखो बेटा, आज ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, ये हम लोग अगली लेक्चर में सीखेंगे, नहीं तो बेटा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, तो हम लोग फिर अगले लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ आइसोमर सीखेंगे, जो कि फंक्शनल ग्रुप पे बेस्ड है। जैसे एल्कोहल ईथर, कोई कंपाउंड दिया होगा और पूछा जाएगा कि उसमें कितने एल्कोहलिक आइसोमर्स बनेंगे, कितने ईथरिक आइसोमर्स बनेंगे, या कितने एल्डिहाइड आइसोमर्स बनेंगे, कितने कीटोन आइसोमर्स बनेंगे, कितने एमीन, कितने प्राइमरी एमीन आइसोमर्स बनेंगे, कितने सेकेंडरी एमीन आइसोमर्स बनेंगे, या कितने टर्सरी एमीन आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप बेटा लगातार पढ़ते रहो। ठीक है, और मैं आपको लगातार वीडियोस देखता रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।